तो दोस्तों जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग सहायक लोक स्वच्छता एवं अवशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के लिए मॉडल सेट संख्या 9 पर चर्चा करेंगे। दोस्तों इससे पहले 8 मॉडल सेट डाला जा चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाके सभी मॉडल सेट को देख सकते हैं। आशा है कि आप लोगों के लिए यह उपयोगी सिद्ध हो रहा होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, यह हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल सेट आप लोगों के सामने ला सकूं, साथ ही क्लास भी ले सकूं। कुछ कार्मिक व्यस्तता के कारण सही रूप से नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन 2-4 दिन के अंदर क्लास भी लेना शुरू कर देंगे। तो आज हम लोग देखते हैं मॉडल सेट संख्या 9 को। पहला क्वेश्चन है, जब सीवेज एक बहती नदी में प्रवेश करता है तो विघटित ऑक्सीजन का तेजी से क्षरण किसके कारण होता है? ए में है नदी में जलीय पौधों की श्वसन क्रिया, बी में है नदी में निलंबित कण, सी में है नदी के जल के तापमान में परिवर्तन और डी में है सूक्ष्म जीवी क्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सूक्ष्म जीवी क्रिया। सूक्ष्म जीवी क्रिया के कारण जो है ऑक्सीजन का तेजी से क्षरण होता है। इसमें होता क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। सीवेज जल प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण या एक अन्य स्रोत है। यदि जल को बिना उपचारित किए हुए नदियों में जाता है तो सूक्ष्म जीव इसका विघटन करते हैं। वे वायु श्वसन के लिए पानी से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जब पानी से ऑक्सीजन का उपयोग करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो इसी कारण से जो है सूक्ष्म जीवों के कारण जो है क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगता है। दूसरा क्वेश्चन है, वायुजीवी स्थिति में रखने के लिए सीवेज को बड़ी मात्रा में पानी के साथ मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए में है धारा, बी में है ऑक्सीकरण, सी में है तनुकरण और डी में है अवसादन। तो इसका आंसर हो जाएगा तनुकरण, सी होगा तनुकरण। तीसरा क्वेश्चन है, सीवेज रुग्णता की स्थिति से बचने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? ए में है भूमि को कुछ समय के लिए आराम दिया जाना चाहिए, बी में है फसलों के चक्रण का अनुसरण करना चाहिए, सी में है पानी की उथली गहराई को लागू करना चाहिए और डी में है उपर्युक्त सभी। तो अब हम लोग देखते हैं सीवेज रुग्णता कहते किसको है, सीवेज रुग्णता क्या है। तो जब सीवेज को जमीन के एक टुकड़े पर लगातार रखा जाता है तो मिट्टी के छिद्र या रिक्ति जो होता है वह क्या होता है, भर जाता है। उसके भर जाने के कारण सीमेज सामग्री जो है अवरुद्ध होकर रह जाती है, वह नहीं जा पाती है। तो मिट्टी के अवरुद्ध होने की इस घटना को या इस क्रिया को भूमि के सीवेज रुग्णता के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लीचेट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो लीचेट एक ऐसा तरल पदार्थ है जो अवशिष्ट के भूमि निपटान के कारण कचरा भराव क्षेत्र से नालियों या निक्षालन से निकलता है। दूसरा बी है, यह बारिश बर्फ के पिघलने या खुद कचरे से आता है। सी है, लीचेट मिट्टी के स्तर के माध्यम से भूजल में रिसने की क्षमता रखता है और डी में है उपर्युक्त सभी। तो लीचेट के संबंध में सभी कथन जो सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 5वां, प्रवाहमान धाराओं का स्वशुद्धिकरण किसके कारण हो सकता है? यानी कि जो जल है, जो जल अशुद्ध जल है, उसका शुद्धिकरण, अपने से शुद्धिकरण के लिए जो है जो कथन दिए गए उनमें से कौन हो सकता है? ए में है विलयन, बी में है अवसादन और सी में है ऑक्सीकरण। बी में है अवसादन, ऑक्सीकरण और जमावट, सी में है विलयन, अवसादन और जमावट और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए विलयन, अवसादन और ऑक्सीकरण तीनों सही है। अब आगे हम लोग जब पढ़ेंगे सिलसिलेवार ढंग से तो उसमें हम लोग देखेंगे अवसादन क्या है, ऑक्सीकरण क्या है, जमावट क्या है। इन सारे तथ्यों पर जो है
विशेष रूप से हम लोग पढ़ेंगे। अभी ये ऑब्जेक्टिव आप लोग देखते जाएं। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब आप सिलसिलेवार यूनिट वाइज पढ़ेंगे तो किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यह समझने में आपको आसानी होगी। साथ ही बहुत सारे क्वेश्चन जो है सो सीधे इससे पूछ देगा, तो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में मदद मिलेगी। और अगर आप कहीं से पढ़ रहे होंगे पूरे यूनिट वाइज चैप्टर को, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने में भी आपको मदद मिलेगी। और हम भी पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस ढंग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है और किस ढंग का क्वेश्चन रहेगा। तो अभी आप लोग इसको आसानी से बढ़िया से करते चलें। अगला क्वेश्चन है, सीवेज के प्रवाह की दर को आमतौर पर डैश माना जाता है। ए में है पानी की आपूर्ति दर से अधिक, बी में है पानी की आपूर्ति दर से कम, सी में है पानी की आपूर्ति दर के बराबर और डी में है प्रति व्यक्ति 150 लीटर। तो इसमें हो जाएगा पानी की आपूर्ति दर से कम, यानी कि 6 का बी क्वेश्चन हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से अवशिष्ट जल उपचार के उत्पाद हैं? तो ए में है बायोगैस, सी में है स्लज, सी में है बायोगैस और स्लज दोनों, और डी में है जलवाहक। तो इसका आंसर हो जाएगा, अपशिष्ट जल उपचार के जो उत्पाद हैं वह बायोगैस और स्लज दोनों हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का सी। अब हम लोग देखते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन आपका है, ठोस अवशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 के अनुसार अपशिष्ट को विभाजित किया गया है। ए में है जैव निम्नीकरणीय, बी में है गैर जैव निम्नीकरणीय, सी में है घरेलू खतरनाक अवशिष्ट और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नौवां क्वेश्चन है, उपचारित जल की जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग क्या होती है? ए में है 0, बी में है 30 mg प्रति लीटर से कम, सी में है 150 mg प्रति लीटर से कम और डी में है 9 mg लीटर प्रति लीटर से अधिक। तो इसका उपचारित जल की जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग यानी कि बीओडी की मांग जो होगी वह 0 के बराबर होगी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन है, गर्त शौचालय के गड्ढे की गहराई कितनी होती है? ए में है 0.70 मीटर, बी में है 0.80 मीटर, सी में है 0.90 मीटर और डी में है 1। गर्त शौचालय के गड्ढे की गहराई कितनी होती है? इसमें मीटर 0.70 मीटर, बी में है 0.80 मीटर, सी में है 0.90 मीटर और डी में है 1 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0.90 मीटर, यानी कि 10 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मल त्याग का उपयुक्त डैश का वातावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है, यानी कि निस्तारण क्रिया के द्वारा जो है सो वातावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है। तो इसमें 11 का बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, मृदा प्रदूषण के उत्तरदायी कारण हैं। ए में है घरेलू अपशिष्ट, बी में है कृषि अपशिष्ट, सी में है औद्योगिक अपशिष्ट और डी में है उपर्युक्त सभी। तो मृदा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारक जो है सो घरेलू अपशिष्ट भी है, कृषि अपशिष्ट भी है और औद्योगिक अपशिष्ट भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सीवर उपांग कौन से हैं? ए में है मेन होल, बी में है लैंप होल, सी में है कैच बेसिन और डी में है ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि मेन होल भी होता है, लैंप होल भी होता है, कैच बेसिन भी होता है, ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रैप शौचालय हेतु खाई की गहराई कितनी रखी जाती है? ए में है 10 सेंटीमीटर, बी में है 40 सेंटीमीटर, सी में 45 सेंटीमीटर, डी में है 80 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा 45 सेंटीमीटर। अब है, फिटकिरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है? ए में है अवशोषण, बी में है अधिशोषण, सी में है स्कंदन और डी में है अपोहन। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कंदन।
अब है प्रदूषण के अध्ययन में एसपीएम किसे निर्दिष्ट करता है, यानी कि एसपीएम का फुल फॉर्म पूछ रहा है। इसमें है सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, तो यही आंसर हो जाएगा 16 का ए, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। अगला क्वेश्चन है शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। ए में है सड़क परिवहन, बी में है वाणिज्यिक क्षेत्र, सी में है उद्योग क्षेत्र और डी में है पावर प्लांट। तो शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण प्रदूषण के प्रमुख स्रोत जो है वह सड़क परिवहन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में है, तो 18 का ए हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। ए में है सुंदरलाल बहुगुणा, बी में है राजेंद्र सिंह, सी में है बी वेंकटेश्वर और डी में है सलीम अली। तो पर्यावरणविद के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है, जिसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। ए में है लवणता, बी में है तापमान, सी में है जलीय वनस्पति और डी में है उपर्युक्त सभी। तो जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को प्रभावित करने में उपयुक्त सभी का योगदान होता है। अगला क्वेश्चन है खारे पानी में ताजे पानी की तुलना में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ए में है अधिक, बी में है कम, सी में है एक समान और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो खारे पानी में ताजे पानी की तुलना में घुलित ऑक्सीजन होता है कम होता है, यानी कि ताजे पानी की तुलना में खारे पानी में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वह कम होती है। अगला क्वेश्चन है कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। ए में है वायु प्रदूषण, बी में है ध्वनि प्रदूषण, सी में है जल प्रदूषण और डी में है ये सभी। तो कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग होने से वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण सभी होगा। अब अगला क्वेश्चन है शिशुओं में पाए जाने वाला ब्लू बेबी रोग पीने के पानी में डैश की अधिकता के कारण होता है। ए में है रंग, बी में है सल्फेट, सी में है कार्बोनेट और डी में है नाइट्रेट। तो ब्लू बेबी रोग जो होता है वह जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है, जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है, जिसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है नदी में गंदे पानी के शुद्धिकरण के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है। ए में है पानी में विघटित ऑक्सीजन, बी में है तापमान, सी में है विक्षोभ और डी में है उपरोक्त सभी। तो नदी में गंदे पानी के शुद्धिकरण के लिए ये सभी कारक उत्तरदायी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पानी में विघटित ऑक्सीजन भी होगा, तापमान भी होगा और विक्षोभ भी होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक मूल का है, यानी कि कौन चारों विकल्प में जैविक है। तो इसमें जैविक मूंगा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए मूंगा। तो ये आज का मॉडल सेट संख्या 9 था। अगले दिन हम लोग मॉडल सेट संख्या 10 पर चर्चा करेंगे। आशा है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फर्स्ट पेपर यानी कि सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी की जीके के लिए भी कुछ मैटर देंगे। और आज ही हम बिहार से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले बीपीएससी के विभिन्न परीक्षाओं में, उसको हम डालने का आज प्रयास करेंगे। वह क्योंकि बार बार जो है सो बिहार से कुछ क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इससे जो है सो आपको मदद मिलेगी, साथ ही यह भी जानने में मदद मिलेगी किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। धन्यवाद।